Hi everyone. So since I uploaded 2-3 video solutions of Coursera Starters 52, this video was one of the most requested one. So here we go with the problem nil XOR. Also moving on to that, this 31st August 2022, Newton School is bringing India's premier coding contest, which has cash prizes and gift vouchers worth 30,000 rupees. You will also get free courses and much other things. There is no registration cost, so make sure you get registered yourself for that contest by the link which is given there in the description. So as always, let's start by understanding the question. nil XOR problem. शेफ has two non-negative integers n and x. ठीक है, क्या बोला गया है कि दो non-negative integers है n और x. ओके, देन आगे दिया गया है he now wants to find the number of integers k such that k is between 0 and n minus 1 and n XOR k and x equals to 0. ठीक है, क्या बोला गया है कि ही वॉन्ट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ इंटीजर के. ऐसे कितने इंटीजर के पॉसिबल होंगे सच दैट के जो है वो 0 और n-1 के बीच में हो. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया गया है. एंड ये जो एक्सप्रेशन है एंड XOR के एंड x इसकी वैल्यू 0 हो. तो ऐसे कितने इंटीजर्स के होंगे ये हमें बताना है. और फिर आगे बोला गया है कि ये सिंबल है वो बिटवाइज XOR रिप्रेजेंट करता है एंड ये सिंबल है वो बिटवाइज एंड रिप्रेजेंट करता है. हमें पता है हेल्प शेफ इन फाइंडिंग द टोटल रिक्वायर्ड काउंट. ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है. इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. फिर सभी टेस्ट केस की में एक लाइन है जिसमें कि दो इंटीजर्स दिए गए हैं n और x. और हमें बताना है कि ऐसे कितने इंटीजर्स के होंगे जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो यहाँ पे हम कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन साथ देख रहे हैं बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें कंसेप्ट समझते समझते हम इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांजिशन कर लेंगे जिससे कि काफ़ी क्लियर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. अब क्या हमें बताना है, देखो हमें इनपुट में दो इंटीजर्स n और x दिए गए हैं. ठीक है, हमें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k बतानी है, मतलब कि ऐसे कितने इंटीजर्स k होंगे सच दैट n XOR k एंड x ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 हो. और सेकेंड थिंग k की वैल्यू जो है वो 0 और n-1 के बीच में होनी चाहिए, मतलब कि n से कम होनी चाहिए. तो नाउ एक बात समझो, अगर ये एक्सप्रेशन 0 है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है, मान लो ये है इंटीजर p, तो p की सारी बिट्स 0 होगी. ऑब्वियस बात है, मतलब कि p अगर 0 है, अगर मैं इसको 32 बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो 32 जीरोज आएंगे. ठीक है, ऑब्वियस बात है. तो इसका मतलब हर एक बिट पे n XOR k एंड x 0 होना चाहिए. ठीक है, तभी सारी बिट 0 होगी और ये पूरी वैल्यू 0 होगी. ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे काफी लॉजिकली सोच सकते हैं लेकिन एक इजी वे रखते हैं बिकॉज यहाँ पे 3 ही इंटीजर है. मतलब कि हम लॉजिकली क्या सोच सकते हैं कि XOR है, यहाँ पे एंड है, तो कौन सी कंडीशन में ये 0 होगा और इन तीनों की कुछ कॉम्बिनेशन निकाले. इजी पार्ट क्या है कि 3 चीजें ही है, तो 3 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 8 2⁻3 8. तो सारे के सारे लिख दो और फिर देखो कौन कौन से वैलिड है और कौन कौन से नहीं है और k की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम n और x दोनों को 30 बिट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनकी हाईएस्ट वैल्यू 2⁻30-1 है, मतलब कि इनको 30 बिट्स चाहिए होगी. 2⁻0 से लेके 2⁻29. ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होगी. फॉर एग्जाम्पल 2⁻2-1 क्या होता है 3, मतलब कि इसको मैक्सिमम कितनी चाहिए, 2 बिट चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, 0 और 1. ठीक है, मतलब कि 2�0 वाली बिट और 2�1 वाली बिट, इसका मतलब इसको हाईएस्ट 2⁻29 चाहिए होगी. तो 0 से लेकर 29 30 बिट चाहिए. तो अगर हम हर एक बिट के लिए अलग अलग देखें तो इनके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और कौन कौन से कॉम्बिनेशन में ये वैल्यू 0 होगी. एंड मैं n x और k लिख रहा हूं क्योंकि हमें बाद में इन दोनों की वैल्यूज गिवन होगी और ये वैलिड हमें फाइंड करना है. ठीक है, अभी तो हम सारे कॉम्बिनेशन देख रहे हैं. तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0. एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि हम फोर लूप लगा ले और k की वैल्यूज फाइंड कर ले फ्रॉम 0 to n-1, बट वो टाइम लिमिट एक्सिड दे देगा क्योंकि n की वैल्यू 2⁻30 तक है. ठीक है, सो 2⁻30 इंटू 10⁵ टेस्ट केसेस, वो टाइम लिमिट एक्सिड दे देगा, तो हमें बिट बाई बिट सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1. ठीक है, अब
इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें n XOR k एंड x, तो यहां पे देखो n XOR k, ठीक है, इन दोनों का XOR एंड x 0। एक बात समझो, यहाँ पे एंड x है, मतलब कि दोनों में से एक भी 0 हुआ तो 0 हो जाएगा, दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा। तो जहां जहां पे x 0 है वहां पे ये वैल्यू 0 ही हो जाएगी। यहाँ पे x 0 है 0, यहाँ पे x 0 है 0, यहाँ पे x 0 है 0, ठीक है। अब n XOR k 0 है, 0 XOR 0 0 एंड 1 0, n XOR k 1 होगा, 0 XOR 1 1 है एंड 1, तो ये 1 हो जाएगा। 1 XOR 0 is 1, 1 and 1 is 1, 1 XOR 1 is 0, 0 and 1 is 0। तो इसमें से ये इनवैलिड है, ये हमें कभी नहीं लेनी और ये कभी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब रिमेनिंग 6 वैलिड है। तो अब हमें हर एक बिट के लिए n और x की वैल्यू पता है और ये देखना है कि k की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि अब हम क्या अप्रोच करेंगे कि k को भी 30 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां जहां पे 2 वैल्यूज पॉसिबल है वहां पे 2 रखेंगे, जहां जहां पे 1 वैल्यूज पॉसिबल है वहां पे 1 रखेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो मान लो टोटल 5 ऐसे बिट्स है जहां पे 0 और 1 हम दोनों रख सकते हैं, तो टोटल नंबर वेरिएशंस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 5 32 k की वैल्यूज पॉसिबल होगी, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। हमें हर एक बिट पे k की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है ये हम सोच रहे हैं। तो पहले तो ये कॉम्बिनेशन ट्रू है, क्यों, क्योंकि हमें सारी बिट 0 चाहिए, 1 तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये वैल्यू 0 कब होगी, जब सारी बिट 0 होगी, ऑब्वियस। अब हमें इनपुट में n और x दिया गया है, ठीक है। तो ये 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है, ठीक है। तो n और x 0 0 कहां पे है, इन दोनों केस में है। तो इसमें k 0 लो या 1 लो, दोनों में क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। मतलब कि इसमें आप k 0 भी ले सकते हो और इसमें आप k 1 भी ले सकते हो। ये हमने टेस्ट केस कवर कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं 0 1 की। 0 1 में अगर k की वैल्यू 0 लोगे तो 0 मिलेगा, लेकिन अगर 1 लोगे तो 1 मिलेगा। तो जहां पे भी n की बिट 0 है और x की बिट 1 है, वहां पे k की बिट क्या होनी चाहिए, 0 ही होनी चाहिए। ओके, ये केस भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। 1 0 में दोनों में 0 है, k की वैल्यू 0 हो या 1 हो, मतलब कि इसमें k 0 भी आ सकता है, k 1 भी आ सकता है, ये दोनों केस भी कवर हो गए। 1 1 में 0 लोगे तो 1 आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। 1 1 में 1 लोगे तो 0 आएगा, फाइनल ये एक्सप्रेशन। तो जहां पे n की भी बिट 1 है, x की भी बिट 1 है, वहां पे हम क्या लेंगे, और k की बिट भी 1 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। सो अब मान लो कि टोटल 30 बिट्स में से m बिट्स ऐसी है जहां पे 1 0 है और 0 0 है, ठीक है, और बाकी में ये है 0 1 और 1 1। तो जहां पे 0 1 और 1 1 है वहां पे तो k की वैल्यू फिक्स है, एक ही पॉसिबिलिटी है। मान लो m जगह ऐसी है, m बिट्स ऐसी है 30 में से जहां पे 0 0 या 1 0 है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 2 की पावर m, क्योंकि उसमें हम k में 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन तो सिर्फ ये वाली सेटिस्फाई हुई कि सारी बिट 0 होनी चाहिए। अभी हमें ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करवानी है, राइट। ये कैसे सेटिस्फाई करवाएंगे, ये हम ऐसा करेंगे कि देखो जहां जहां पे 1 1 है वहां पे तो 1 ही रखना है, जहां जहां पे 0 1 है वहां पे k की वैल्यू 0 ही रखनी है। क्या इन दोनों में से कोई ऐसा है जो k को n से बड़ा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये बिट रिप्रेजेंटेशन है, अगर स्टार्टिंग के इतने बिट का रिप्रेजेंटेशन सेम है, अगर बिट रिप्रेजेंटेशन में मुझे जानना हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो कैसे पता चलेगा, MSB से मूव करते हुए जो फर्स्ट बिट अनइक्वल हो वो जिसमें बड़ी होगी वो बड़ा होगा, ठीक है। तो मान लो MSB से मूव होके n और k में इतनी वैल्यू सेम है। अब अगर यहाँ पे k में 1 है और n में 0 है तभी ये बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा कहीं पे होगा इन दोनों केस में, क्योंकि इनमें k की वैल्यू फिक्स है, 1 1 है, n की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू भी 1 है, तो k बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू भी फिक्स है 0, तो वापस k बड़ा नहीं होगा। अगर k यहाँ पे 1 हो जाता तो एक भी कंडीशन हम सेटिस्फाई नहीं करवाते, एक भी नंबर ऐसा सेटिस्फाई नहीं करवा सकते। लेकिन ये दोनों कंडीशन जो फिक्स है उनमें कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी जो k को डायरेक्टली n से बड़ा कर दे, तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं रिमेनिंग 2 बिट्स की। तो आउट ऑफ द 30 बिट्स जहां जहां पे ये कंडीशन है वहां पे k की वैल्यू 0 कर देंगे, जहां जहां पे ये कंडीशन है वहां पे k की वैल्यू 1 कर देंगे। अब मान लो रिमेनिंग जो बिट्स बची है,
ठीक है, उनको हम नाम दे देते हैं एम्प्टी क्योंकि उनको हमने फिल नहीं की है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इंप्लीमेंटेशन थोड़ा बहुत करते हैं साथ में ताकि और क्लियर हो जाए। हमें बेसिकली करना क्या होगा, हमें 0 से लेकर 30 तक फिल करना है। सो मैंने क्या किया है, बी एन ऑफ 31, बी के ऑफ 31 और बी एक्स ऑफ 31, ये क्या है, बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स, बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन, बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ के। ठीक है, अब फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन इक्वल टू 30, I प्लस प्लस। ठीक है, बी एन ऑफ I इक्वल्स टू एन मॉड्यूलो 2, एन बाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, एन को डिवाइड बाई 2 कर दिया। बी एक्स ऑफ I इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूलो 2, एक्स बाई इक्वल्स टू 2। अब k की बात करते हैं, तो अगर 0 1 है तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। इफ बी एन ऑफ I इक्वल टू 0 एंड बी एक्स ऑफ I इक्वल्स टू 1, तो बी के ऑफ I 0 हो जाएगा। एल्स इफ बी एन ऑफ I इक्वल्स टू 1 एंड बी एक्स ऑफ I इक्वल्स टू 1, तो इस केस में बी के ऑफ I 1 हो जाएगा। एल्स बी के ऑफ I इक्वल्स टू -1 और एम टी प्लस प्लस। एम टी क्या है, ऐसी बिट्स पोजीशन की काउंट जहां पे k की बिट हमने फिल नहीं की है, एम टी रखी है, जिसको -1 से डिनोट किया है। ठीक है, तो अब एक बात समझो, ये मैं रब कर देता हूं यहां पे। अब मेरे पास बिट रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब ये बिट्स और ये बिट्स तो फिल्ड है। अब हमने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमें ये करवानी है। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, देखो k की वैल्यू n से कम कब होगी, जब स्टार्टिंग फ्रॉम दी MSB अगर मैं k और n की बिट रिप्रेजेंटेशन कंपेयर करता जाऊं और फर्स्ट बिट जो अनकॉमन हो k और n में वो n में बड़ी हो, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ आगे के बिट्स क्या है, n बड़ा हो जाएगा। तो अब हमें वही करना है, हमें MSB से बिट्स को फिल करना स्टार्ट करना है। जहां पे बी के ऑफ I 0 है या बी के ऑफ I 1 है उसको स्किप कर देंगे क्योंकि वो फिक्स वैल्यू हो गई। अगर बी के ऑफ I -1 है तो या तो ये कंडीशन होगी या तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो हमें k की वैल्यू 0 ही पुट करनी पड़ेगी, 1 कर देंगे तो वो n से बड़ा हो जाएगा। समझो, हम स्टार्टिंग से फिल करना स्टार्ट करते हैं और जितनी भी कॉमन बिट्स है मतलब सेम बिट्स है उनको तो स्किप कर दिया। अब अगर ऐसी वैल्यू आई जहां पे n की वैल्यू 0 है, मतलब कि ये या तो ये, अब इन यहां पे हम वही केस देख रहे हैं जहां पे k के बिट हमने फिल नहीं किए। ठीक है, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं। अगर ये केस आया मतलब n की वैल्यू 0 है और अगर k की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, k बड़ा हो जाएगा तो ये हम नहीं रख सकते। अगर ऐसा केस आएगा तो k की वैल्यू 0 ही रखेंगे। तो क्या कभी ऐसा केस आएगा यहाँ पे भी हम दो वैल्यू क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे भी एक ही ले लेते हैं? नहीं, ये यहाँ पे भी दोनों वैल्यू पॉसिबल होगी। कब, अगर मान लो यहाँ तक की बिट्स सेम है। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है और यहाँ पे n की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है, मान लो जो फर्स्ट अनकॉमन बिट है। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू को 0 ले लूँ, ठीक है, क्योंकि 1 और 0 में दोनों पॉसिबल है, तो जैसे ही मैंने 0 ले लिया n यहाँ पे बड़ा हो गया, तो अब मुझे इस कंडीशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आगे की जितनी भी एम्प्टी बिट्स होगी, मतलब कि जहां जहां पे ये कंडीशन या तो ये कंडीशन होगी, वहां पे बिट्स मायने नहीं रखेगी, मतलब दोनों चल जाएगी। तो वहां पे अगर n 0 भी होगा फिर भी मैं k 1 रख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब n ग्रेटर देन k तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है और जो एम्प्टी बिट्स है उनको ही हमें फिल करना है, जो फिक्स्ड है उनको तो हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन आएगी। अब इसको कोड में पुट करते हैं, आंसर मेरा 0 होगा। ठीक है, अब फॉर MSB से स्टार्ट करेंगे, I इक्वल टू 30, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस। ठीक है, इसको नीचे ले लेता हूं। इफ BK ऑफ I इक्वल टू -1, अगर एम्प्टी है तो ही सोचना है, अगर फिक्स है पहले से ही भरी हुई है तो कोई सोचना ही नहीं है। अगर इसमें n 0 है, इफ BN ऑफ I इक्वल टू 0,
एक में 0 होगा, एक में 1 होगा, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन है, या तो आप और भी लिख सकते हो एंड बी एक्स ऑफ आई इक्वल टू 0, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर बी के -1 है तो या तो एन 0 होगा या एन 1 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पे तो हमें बी के ऑफ आई को क्या करना पड़ेगा, 0 ही रखना पड़ेगा ताकि के लेस देन एन रहे, मतलब ग्रेटर देन ना हो जाए बेसिकली। और यहां पे क्योंकि हमने एक -1 को फिल कर दिया तो एम्प्टी माइनस माइनस कर देंगे। एल्स मतलब कि अगर ये वाली कंडीशन है तो यहां पे दो चीजें हो सकती है, ठीक है। यहां पे मैं इसको यहां पे लिखता हूं। एक तो केस हो सकता है कि यहां पे हम n1 है और x 0 है, यहां पे हम k की वैल्यू 0 रख दे, तो आगे की जितनी भी एम्प्टी पोजीशंस होगी, क्योंकि यहां पे n k को 0 रख दिया तो n ग्रेटर देन k हो गया, फिक्स हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया। तो आगे की जितनी भी एम्प्टी बिट्स होगी वहां पे हम कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। सो यहां पे एक केस तो हो गया कि हमने बी के ऑफ आई को 0 रख दिया, तो आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस 2 की पावर एम्प्टी -1, ऐसा मैं कह सकता हूं। एम्प्टी -1 क्यों, क्योंकि करंट बिट जो एम्प्टी थी उसको तो मैंने 0 से रिप्लेस कर दिया, तो अभी आगे कितनी एम्प्टी बिट होगी, एम्प्टी -1। वहां पे दो पॉसिबिलिटी हर जगह पॉसिबल है, 0 और 1, सो 2 की पावर एम्प्टी -1 और उसको आंसर वेरिएबल में ऐड कर दिया। उसके बाद दूसरा केस क्या हो सकता है कि ठीक है ये 0 कर लिया और आगे कुछ भी वैल्यू फिक्स कर दी, अब इसको 1 कर देते हैं, बी के ऑफ आई इक्वल टू 1, और फिर आगे वापस बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो एम्प्टी माइनस माइनस कर दूंगा और फिर हम नेक्स्ट बिट पे वापस आगे मूव करना चालू कर देंगे। तो इससे हमें सारे कॉम्बिनेशन ऐसे मिल जाएंगे जो ये भी सेटिस्फाई करे और ये भी सेटिस्फाई करे। इनफैक्ट ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम बेसिकली बी के ऑफ आई इक्वल टू 1 करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इंटू 30, ठीक है, क्योंकि हम 30 बिट्स के लिए वर्क कर रहे हैं। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस था 10 की पावर 5 इंटू 30 3 इंटू 10 की पावर 6, जो कि गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर। इसका सोल्यूशन कोड मैंने अकाउंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।